हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसी का ये अगला भाग है, आई थिंक पार्ट 12, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। 5 से 6 क्वेश्चन लेंगे और आई होप आपको पुरानी जो सीरीज़, पुरानी जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और थोड़ी टफ़ लग सकती है सीरीज़, क्योंकि एक्चुअली हमने टफ सवाल लिए हैं जो पेपर में आ रहे हैं, जो सवाल होते नहीं हैं उनका कॉम्बिनेशन है, बेस्ट सवाल जो आप बोल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उसी सीरीज़ में आज का हमारा ये वीडियो है और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, जिसमें हम सिमिलरिटी लगाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार का कुछ सवाल हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसका लास्ट सवाल था। तो आप इसमें भी सिमिलरिटी का यूज़ करके, कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी जो अलजेब्रा में यूज़ करते हैं हम, उसका यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि इसमें करना क्या है, ऐसे सवालों में क्या करना है। जैसे ऐसे सवालों में क्या करना है, हमने अभी सिमिलरिटी पढ़ी थी कि क्या होता था, 1/xyz प्लस xyz इक्वल टू ABC वेयर AB माइनस C। ये फॉर्मूला था सिमिलरिटी का ऐसे सवालों में। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब ये x का 1 दे रखी है, x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ 2 लिख सकते हैं। AB की वैल्यू मान लो, A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं और इसके सामने कुछ C मान लेते हैं और आपसे C की वैल्यू पूछी है। तो AB क्या हो जाएगा, 29 इंटू 5 इंटू C, और A इधर क्या था, 5 माइनस 29 माइनस C। आपको C की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व। ओके, ये हो जाएगा 29 5 ज़ा 145 C माइनस ये आपके पास हो जाएगा 34 माइनस C। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 36, और 145 C माइनस C करेंगे तो आपके पास 144 C, और C की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, आप C की वैल्यू निकाल देंगे 36/144। तो आपके पास आ जाएगा 4×12, ये 1/4 आ जाएगा। और हाँ जी, C की वैल्यू 1/4 ऑप्शन में, यस ये ऑप्शन में दी गई है। तो आप देखिए सिमेट्री का यूज़ करके आप किस प्रकार आसानी से चीज़ों को कर देंगे। तो ऐसे सवालों में आपको सिमेट्री लगानी है। आपको देखना है पहली बात कि सवाल में दिया क्या है। जैसे इधर z 2 बार है, देखिए आप, है ना, और x 2 बार है, ये देखिए। तो कुछ इस सवालों में आप सिमेट्री लगा सकते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हैं, तो उनमें आप सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो देख लेते हैं अपन। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है ये लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट सवाल हमारा। इसमें आप क्या दिमाग लगाएंगे वो आप कोशिश कीजिए, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे सवालों को किस प्रकार आप कम समय में कर सकते हैं। जैसे सवाल कह रहा है कि दो साइड हैं, एक जो साइड है ट्राइंगल की वो परपेंडिकुलर साइड है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक D1 है वो डायमीटर दिया गया है इन सर्कल का, D2 है वो डायमीटर है सरकम सर्कल का। आपसे पूछा है कि वैल्यू पूछिए D1 और D2 की, मतलब कि इन रेडियस और सरकम रेडियस की जो समीशन होगी उसकी वैल्यू पूछी है। तो आप पहले तो क्या करेंगे, इसमें फिगर बना लीजिए। आप फिगर बनाएंगे, कुछ इस प्रकार फिगर बनेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लीजिए एक बार। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपसे बोला है कि मान लो ये परपेंडिकुलर हैं, ये 9 माइनस A और 8 प्लस A, और कुछ इस प्रकार इसमें एक इन सर्कल बन रहा है, और ये इधर कोई सरकम सर्कल बनेगा इस प्रकार। अब जो इसकी जो रेडियस है उसको R हो जाएगी, और तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर इसका 2R हो जाएगा, और इसी प्रकार इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कैपिटल R हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें वो आप देखिए। जैसे हमें पता है कि इन रेडियस हम किस प्रकार निकालते हैं। इन रेडियस एक राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस निकालने का आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मान लो A और ये B है, ये C है, तो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, A प्लस B माइनस C/2, ये फॉर्मूला होता था। अगर आप इसको इसमें लगाएंगे तो आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये फॉर्मूला आपने रखा R इन रेडियस, और A की वैल्यू क्या है, 9 माइनस A, ठीक है जी, और जो साइड नीचे की साइड है उसका है 8 प्लस A, और माइनस ये वाली साइड हमने C मान ली, इस साइड को C मान लिया, तो हाइपोटेनियस को, तो उसको बटे 2। तो आप देखेंगे कि ये 2 से 2, ये A से A माइनस कट जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये आपके पास R
इक्वल टू ये आपके पास 9 8 17 माइनस C/2। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसमें से 17 आएगा, ये 18 नहीं है, सॉरी ये 17 है। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा आपको 18.5 माइनस C/2। और आपको भी पता है ये C/2 एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, ये R के बराबर होता है ना, सर्कम रेडियस के बराबर होता है ये, और ये चीज़ें तीनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करते हैं हाइपोटेनियस की हाफ की। तो ये इधर जाएगा तो ये R क्या हो जाएगा, R प्लस कैपिटल R, और ये आपके पास 8.5 आ जाएगा। लेकिन आपसे सवाल में क्या बोला है कि डायमीटर की बात हुई है। अगर डायमीटर की बात हुई है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, वापस से बन जाएगा आपका 17, और 17 आंसर में है, यस 17 आंसर में है। तो ये जो ऑप्शन ए है हमारा ये सही हो जाएगा, और उसका हमने सिंपल सा ये यूज़ किया है एक फॉर्मूले का, इन रेडियस का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, और उसके हिसाब से हमने राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि जो हमारा सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेनियस का हाफ होता है। ठीक है, तो अगर हाइपोटेनियस का हाफ होगा तो क्या होगा, वो अगर हाइपोटेनियस सी है तो सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, C/2, और वही हमने यहाँ इम्प्लाई किया है। और आप देखिए किस प्रकार हमारा सवाल बिल्कुल कम स्टेप्स में हमने कर लिया है। जैसे अपन से डायमीटर पूछा था तो इंटू का 2 इंटू का फैक्टर कर दिया इसमें, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो आपके पास डायमीटर आ गया है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि समय कम है, आपका पेपर एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द और जितनी जल्दी हो सके आपसे ये सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये देख लीजिए। बाकी जो बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है, वो मैं आप तक लेके ही आ रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा, आसानी से आप सवालों को क्रैक कर पा रहे होंगे। और सॉरी अगर कुछ छुप गया है तो ये देख लीजिए पूरा आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। आज का सवाल हमारा, अगला सवाल क्या है वो इस प्रकार है, आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल आ चुका है। आप देखिए, सवाल को पढ़िए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज किया होगा आपने। चलिए, अगर आपसे बन गया सवाल तो बहुत अच्छी बात है, और बन भी गया होगा क्योंकि ये सिंपल सवाल है, लेकिन मैं इसको एक बेस्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आसान तरीका क्या होता है सवालों को करने का। जैसे ये सवाल है, आपसे सवाल में कह रहा है कि जो डीलर है उसने मार्क प्राइस 30% ऊपर रखी है अपने CP से, और उसको क्या होता है 6% का सीधा आग लग गई कहीं, कॉस्ट फायर, मतलब जो 6% है उसका लॉस हो गया उसको, और 24% है जो थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है और उसको हाफ ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसको वो मार्क प्राइस में बेच देता है, कुछ भी डिस्काउंट वगैरह नहीं देता। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, वो आपको देखना है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। तो मैं इस सवाल को किस प्रकार करूँगा वो आपको मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर आंसर लोगों का 5.6 आ रहा होगा, अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो आंसर सही नहीं है। इसको आप थोड़ी ध्यान से करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल को, इनका कहने का मतलब है 6% जल गई चीज़। मान लो अगर 6% चीज़ जल गई तो हमने बोला 6% 100 में से 6/100 लिख सकते हैं, और वो पूरी की पूरी ख़राब हो गई है तो -100, मतलब कि हमें पूरे 6 यूनिट थी 100 में से उसका घाटा हुआ, मैं सीधा। ओके, तो ये बात समझ में आई आपको। अब फर्दर अपन आगे चलेंगे तो फर्दर क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 24% है वो हमें 24 यूनिट मान लो आप 100 में से, उसमें क्या हुआ है कि कुछ घाटा हुआ, तो इस वजह से हमें उस पर जो घाटा हो रहा है वो उसको 50% के दामों पे बेचना पड़ा, कॉस्ट प्राइस के 50%। तो अगर कॉस्ट प्राइस का 50% बेचा, अगर 100 की चीज़ थी तो 50 का अपन को 50% का लॉस हुआ ना यार, ये बात चीज़ क्लियर है ना, 50% का लॉस हुआ। अब आगे आपके पास जो आइटम्स बचे हैं, आपके पास आइटम कितना बचा है 24 और 6 आपके पास, मतलब पहले से आप कंज्यूम कर चुके हैं, हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। आपके पास बचता है 70% बचा है। आपसे सवाल में क्या कहा है कि अगर इस 70% का हम इसको 130 पे बेचें, 130 मतलब 30% मार्क प्राइस हमने ऊपर की थी, 130 में बेचें तो हम फ़ायदा कितने का ले लेंगे पूरे में, हम फ़ायदा ले लेंगे 30% का, +30 लिख लीजिए, ठीक है जी। ओके, तो अब आप देखिए एक बात बताइए मुझे, ये 100 से 100 कट जाएगा, -6 मतलब लॉस, और ये इधर 2 से 2 मतलब 50 से 100 कटा तो 2 और 2 इधर कटेगा तो 12, -12, और प्लस में क्या आएगा वो आपको देखना है,
इधर 30% था, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, प्लस का 21% आया। अब फ़ायदा और नुकसान क्या हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस का साइन डिनोट करता है कि नुकसान हुआ है और प्लस का साइन डिनोट कर रहा है कि फ़ायदा हुआ है। -12 प्लस 21, आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, 18 प्लस का 3, मतलब कि आपको 3% का प्रॉफिट हुआ है। 3% यहाँ आंसर है और यही इसका आंसर है। ज़्यादातर हम 5.6 निकाल रहे हैं लेकिन वो आंसर गलत है। आपको चीज़ें समझ में आई किस प्रकार आपने बहुत ही आसानी से इस सवाल को सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के कॉम्प्रीहेंशन निकाल के सवाल को कर पाए हो। तो आज का ये बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो आप इस सवाल को दोबारा देखिए और कोशिश खुद से कीजिए लगाने की कि आपसे ये सवाल बनता है कि नहीं। और जो हमारा आज का जो अगला सवाल है वो भी आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा और आप इस सवाल को किस प्रकार करेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप बेस्ट तरीका क्या लगा सकते हैं। आपने वीडियो पॉज की होगी, नहीं की तो कीजिए और कोशिश कीजिए करने की। ओके, चलिए ये सवाल है। सवाल कह रहा है कि टोटल स्कूल में 432 बच्चे हैं और उनका रेशियो 5:4 है, जिनमें लड़कियां जो लड़के हैं वो 5 में हैं और जो लड़कियां वो 4 रेशियो में हैं। और सवाल कह रहा है कि कुछ लड़के और लड़कियां और भर्ती हुए स्कूल में और जो लड़कों की वैल्यू दी गई है वो 12 दी गई है और लड़कियों की वैल्यू आपसे पूछी गई है। और सवाल में दिया गया है कि फाइनली जो रेशियो है वो 13 हो जाता है, मतलब कि 7.6 हो जाता है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आसान तरीका है, जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो फाइनली जो रेशियो है वो 7.7/6 का है तो ऑब्वियस सी बात है 13 से डिवाइड होगा। जो फाइनल जो भी वैल्यू आएगी, जिनमें लड़के भी इंक्लूड होंगे बड़े हुए और लड़कियां भी और जो पुराना था वो भी, तो अगर ये 13 से डिवाइड है तो हम इसमें सीधा कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या कंसेप्ट, कि 432 पहले से थे और आपको पता है कि इसमें लड़कों की संख्या दी गई है 12 बड़ी और आपको लड़कियों की संख्या का पूछा है तो लड़कियों की संख्या हम x मान लेते हैं। अब आपको पता है कि सवाल में क्या कह रहा है, कि सवाल में आपसे कह रहा है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 13 से। तो आप क्या करेंगे, इसको जैसे 432 और प्लस 12 करेंगे तो 444 प्लस x, अगर 13 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13 × 39 और आपके पास बच गया 5 और 54 हो गया, 13 चौको 52। तो यहाँ 2, यहाँ क्या आ गया आपके पास, जो रिमाइंडर है वो 2 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन क्या बच जाती है, आपके पास बच जाती है 2 + x डिवाइड बाई 13। अब आप एक बात बताइए, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड हो जाए, अगर इस इक्वेशन में उस ऑप्शन को रखें तो ये 0 बन जाए, है ना, रिमाइंडर 0 बच जाए। तो आप देखोगे अगर 12 रखोगे तो 14 नहीं, अगर 14 रखोगे तो 16, 13 एकम 16, 3 बच रहा है। अगर यहाँ 20 रखते हो तो 22, तब भी नहीं हो रहा डिवाइड। अगर यहाँ आप 24 रखते हो तो आपके पास देखना 24 + 2 = डिवाइड बाई 13, आपके पास क्या हो जाएगा 26/13 और इसका आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो 2 इज द आंसर। तो 13 दूनी 26, ये टोटल डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो इसका 2 आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 24। अगर हम 24 वैल्यू ले लें, x की वैल्यू 24 ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप समझ पाए किस प्रकार हमने इन सवालों को किया। आप इसमें वो तरीका भी लगा सकते थे, ट्रेडिशनल मेथड, जो आप 5 4 में लगाते, पहले आप इनकी वैल्यू निकालते और कितने बच्चे हैं, फिर इसमें आप +12 करते, फिर उसके बाद आप 7 जो रेशियो है ना, 7:6 इसकी वैल्यू निकालते, तब कहीं जाके आपको लड़कियों की जो वैल्यू है वो आपको पता चलती। तो आई होप आपको ये आसान तरीका, और आप इसको शॉर्टकट बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और वही सेम बात, अगर नहीं आया तो रिवाइंड कीजिए और देखिए। बाकी आज थोड़ा फास्ट है सब चीज़ें। आज का हमारा जो 5वां सवाल है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। क्या चीज़ें बताना चाहूँगा, ये जो सवाल है ये हर एग्ज़ाम में आ रहा है, चाहे वो CHSL हो, CPO हो, CGL हो या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, ये सवाल बिल्कुल आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से आप इनकी वैल्यू याद कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा। और नहीं, अगर याद नहीं कर सकते तो मैं आपको बताऊंगा भी कि आप किस प्रकार निकालोगे और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। वो मायने रखता है कि टाइम कितना लगेगा भाई, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ चीज़ों को कि आप क्या कर सकते हैं। सवाल में कहा गया है ये x + y + z, इसकी वैल्यू 19 है, और x² + y² + z² की वैल्यू 133, और जो xy है वो y² के बराबर, xz है वो y² के बराबर है। आपसे zx के बीच के
अंतर पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे इन सवालों में, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करेंगे। सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 इनका होल स्क्वायर करेंगे, फिर आपके पास 361, फिर आप एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा आपके पास, वो आप करते करते ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे सवालों में चीज़ें याद रखिए, ऐसे सवालों में चीज़ें याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ। ये सवाल हर पेपर में आ रहा है, तो क्यों ना आप वैल्यू याद रख लें इन सवालों की, कि ये जो पेपर है, कॉम्पिटिटिव पेपर है, एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें टाइम में करने की है। मान लो आप टाइम निकल गया, फिर क्या ही मतलब, आप मतलब कोई मंजिल भी हासिल कर लो, अगर वो टाइम के बाद मिलती है तो क्या ही मतलब है उस मंजिल तक पहुंचने का। तो इसलिए क्या करना है, हमें टाइम के साथ साथ चीज़ों को कर लेना है। जैसे अगर आप देखोगे, एक बात देखोगे इन सवालों के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर x प्लस वाई प्लस जेड है, 19 दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, इनकी वैल्यू याद कीजिए। मान लो इसमें से एक वैल्यू होगी 4, एक 6, एक 9। ज़रूरी नहीं है कि x y ये 9 हो, बस इनमें से इस रेशियो में ये वैल्यू होगी। अगर इस रेशियो में ये वैल्यू हैं, तो आप क्या याद रख सकते हो कि जैसे इस सवाल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 133 होगा। ठीक है, और आप इसमें याद रख सकते हो 100 एक्स बाई जेड का मल्टीप्लाई 216 होगा। आप इसमें याद रख सकते हो एक्स वाई प्लस जेड एक्स की वैल्यू 114 होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अगर आप सवाल चुटकियों में करना चाहते हैं तो ये सवाल चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। जैसे इसमें दे दिया है एक्स वाई जेड की वैल्यू 19 दे दी है, तो आपको क्या करना है, इनमें से अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू 19 है, तो आपको भी पता चल गया कि ये वाला जो ट्रिपलेट है वो है 4, 6, 9 का ट्रिपलेट है। अब आप देख लीजिए कि अगर आप जैसे 4 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 24, जो कि 9 का अंडर रूट बनेगा क्या, 9 का स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप क्या कीजिए, अगर आप 4 और 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 36 बन जाएगा, और जो एक हमारा टर्म बताता है 6, तो ये इसका स्क्वायर हो गया ना। तो ये यहाँ पर चीज़ें प्रूफ हो गई कि 9 इंटू 4, मान लो इसमें से एक्स वाई ये ले लिया, एक्स जेड ये ले लिया, और ये इसके वाई स्क्वायर को अगर 6 ले लें तो ये वाई हो गया। तो आपसे सवाल में क्या पूछा, आपसे सवाल में पूछा जेड और एक्स के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 9 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, एंड 5 इज द आंसर। तो इन सवालों में आपको याद रखना है चीज़ें, जो वैल्यू हैं उनको आप याद रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप कम समय में आसानी से चीज़ें कर पाएंगे, और वही ध्येय है कि कम समय में आप किस प्रकार चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ सवाल है। मान लो इसी में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मान लो इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11 होती तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। इसमें एक्चुअली होता क्या कि आपको एक आध वैल्यू माइनस में दे देते। जैसे इसमें 11 वैल्यू दे दी, तो आप एक क्या बना सकते हो, इसमें मान लो 6 प्लस 9 प्लस 4 ये बना सकते हो आप, क्योंकि देखना 9 और 6 15 हो जाएंगे, माइनस का 4 करेंगे 11 हो जाएंगे। ये ट्रिपलेट हमारा सेट हो जाएगा, और इसी के हिसाब से आप इन सारी जो हमारी जो सारे जो इक्वेशंस हैं उनमें जैसे ये 16 है, अब इसमें एक माइनस हो गया तो -16 हो जाएगा, है ना। तो आप वो सारी चीज़ें इनमें उसी हिसाब से अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर ये कुछ भी है। जैसे अब यहाँ पर x मान लो, इधर मान लो x प्लस वाई प्लस जेड आपको 11 ना दे के 19 ना दे के आपको दे दिया होता 10 और 1 दे दिया होता, मान लो आपको 1 दे दिया होता, तो आप क्या करते, इसमें आपको भी पता है अगर ये ट्रिपलेट 6, 4, 9 का है तो 6 पॉजिटिव होगा, 4 पॉजिटिव होगा, तभी 10 बचेगा, 10 बनेगा, और माइनस का अगर 9 ले लेंगे तो 10 में से 9 जाएंगे, तभी पॉजिटिव का 1 आएगा। तो ये सारे दिमाग आपको लगाने, बस ये ट्रिपलेट आपको दिमाग में रखना है कि किस प्रकार आप इस ट्रिपलेट से इस प्रकार के सवाल जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पेपर में, उनको आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। बाकी आप इसको लेंदी मेथड से खुद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए इसी सीरीज़ में ये जो हमारा लेक्चर है आज का 12वां पार्ट है आई थिंक, तो इसमें हमारा जो आखिरी सवाल है वो और देख लेते हैं क्या है आखिरी सवाल, क्या कह रहा है। आखिरी सवाल जो है हमारा वो कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, और E है जो एक पॉइंट है AB पर, साइड AB पर, और एंगल ADE और DEC और एंगल ECB ये तीनों बराबर हैं, और इनकी वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। आपसे AD की वैल्यू दी गई है और BC की वैल्यू भी आपको दी गई है, आपसे DC जो ट्राइंगल है उसकी एरिया पूछी गई है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप कोशिश कीजिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, और अगर बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो आपको बताते हैं। मान लो ABCD एक हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया, यहाँ से A ले लिया, B, C एंड D।
अब आपको सवाल में दिया गया है कि एंगल ए डी ई, मान लो ई पॉइंट है यहाँ पर, ई मान लिया ए बी पर है, हाँ ई पॉइंट ए बी पर है, आप इस पॉइंट को जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है जी। आपसे बोला है कि एंगल ए डी ई और एंगल डी ई सी ये यहाँ हो जाएगा और एंगल ई सी बी ये हो जाएगा। अब आपसे सवाल में दिया गया कि इनकी वैल्यू 30 डिग्री है, इन तीनों एंगल्स की वैल्यू है वो 30 डिग्री है, और आपको ए डी की वैल्यू 2 दी गई है, 2 यूनिट्स, और बी सी की वैल्यू आपको 4 यूनिट दी गई है। आप इन सवालों को किस प्रकार करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन सवालों में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री है, मैंने आपको हमेशा बताया कि ज्योमेट्री में आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे इस सवाल में मान लो अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, इस एंगल को अल्फ़ा मान लूँ, तो ये जो ट्राइंगल है बी सी ई के लिए ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और इंटीरियर एंगल हो जाएंगे तो ये जो पूरा जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, ये इनका सम हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 30, और इसकी वैल्यू 30 दी गई है तो आप इसको अल्फ़ा बोल सकते हो। ये बात क्लियर है? अच्छा, अगर आप इसको अल्फ़ा बोल सकते हो तो आप देखोगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। किस प्रकार सिमिलर हो जाएंगे कि एक एंगल अल्फ़ा जो ट्राइंगल है, मैं आपको बताता हूँ, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल बी ई सी के। कैसे? क्योंकि एंगल सेम हो गया, इधर 30 डिग्री एंड इधर भी 30 डिग्री हो गया, इधर अल्फ़ा और इधर भी अल्फ़ा, तो डबल ए एंगल, जो डबल एंगल की प्रॉपर्टी है ए प्रॉपर्टी से ये सिमिलर होगा, और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो जो इनका थर्ड एंगल होगा वो भी बराबर होगा आपस में। मान लो ये अगर थर्ड एंगल है, इसको हम थीटा ले लेते हैं, तो इसका थर्ड एंगल क्या है, ये वाला भी थीटा होगा। अब कुछ नहीं, आपको इसमें सिमिलरिटी लगा देनी है। जैसे आप क्या करोगे कि अल्फ़ा के सामने क्या एंगल है, सॉरी अल्फ़ा के सामने साइड क्या है, ये ए डी ई ट्राइंगल में अल्फ़ा के सामने साइड है 2, और इस अल्फ़ा के सामने मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं इन साइड्स को, तो अल्फ़ा के सामने क्या, सॉरी इधर जो ट्राइंगल है बी ई सी, इसमें अल्फ़ा के सामने साइड क्या है, y अपॉन y। ओके, अब आप देखिए इसमें बीटा के सामने क्या साइड है, एंगल ए डी ई में बीटा के सामने x है अपॉन, और इसमें सॉरी बीटा नहीं थीटा लिया है हमने, ट्राइंगल में जो एंगल लिया वो थीटा लिया ये वाला, तो थीटा के सामने इसमें क्या है, x है, और जो ट्राइंगल है बी ई सी उसमें थीटा के सामने क्या है, वैल्यू जो लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, उसमें ये थीटा के सामने ये वाली साइड, तो 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको 8 मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप ये सवाल को कर पाएंगे कैसे, कि जो ट्राइंगल से हमसे, जो ट्राइंगल है हमसे डी ई सी ट्राइंगल की हमसे एरिया पूछी है, सवाल में हमसे एरिया पूछी गई है, और आपको भी पता है अगर किसी ट्राइंगल की एरिया निकाली तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू जो उसकी साइड्स होती हैं, आसपास जो साइड होती हैं, जैसे इसमें साइड क्या हो गई, इसमें x हो गई, और मल्टीप्लिकेशन उसका y से हो जाएगा क्योंकि दो साइड है, उनके बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा। तो इसको अगर हम इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो हाफ इंटू एक्स वाई का हमने क्या निकाला है यहाँ मान, ये एक्स वाई क्यों निकाला आपको समझ में आया, एक्स वाई का हमने मान 8 निकाला, और साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ओके, अगर 1/2 हो गई तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचा हुआ क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही ट्रायंगल की एरिया हमसे पूछी गई थी, इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो गई, 4 स्क्वायर यूनिट्स, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि किस प्रकार हमने कंस्ट्रक्शन करके, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके, और आप जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि कंस्ट्रक्शन करके आप किस प्रकार आंसर निकाल सकते हैं, वही इसमें किया कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया और हम अपने आंसर तक पहुंच गए। अब ये रास्ते हैं, ये थोड़े आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन ये जल्दी पहुंचाते हैं। आपको भी पता है अगर कोई रास्ता कठिन है तो वो आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचाता है, और ये जो सवाल हैं ये उतने कठिन सवाल हैं कि ये हर बंदे से नहीं होते, इसी वजह मैं इन सवालों को ला रहा हूँ आप तक। बाकी अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में इसी प्रकार के और बहुत सारे वीडियो लाता रहूँगा मैं, और ये एक क्रैश कोर्स टाइप का है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट सवालों की जो सीरीज़ है वो ला रहा हूँ, बल्कि आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूँ कि हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में
जो चैप्टर लेके उनमें सॉल्व करेंगे और हम जो भी पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे, तो साथ साथ में आपके वो क्वेश्चंस भी कवर होंगे जो बहुत ज़्यादा कठिन या जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, जो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। मान लो कुछ कठिन क्वेश्चंस हैं, मेरा जो ध्येय है इन कठिन क्वेश्चनों को करवाने के पीछे वो ये है कि कठिन क्वेश्चंस में जहाँ बच्चे एवरेज बच्चे उनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, मान लो अगर वो सवाल आपसे हो जाते हैं, अगर वो सवाल आपसे हो जाते हैं तो आप तो उनसे रेस में आगे हो जाओगे ना, और वो सवाल आप कम समय में कर लोगे। मान लो ये सवाल आपसे करने में बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं आपका, और आप इन जो अच्छे तरीके हैं, जो स्मार्ट तरीके हैं, उनसे आप करके इन सवालों को बहुत कम समय में करोगे, तो आप कहीं ना कहीं आपके पास वो समय होगा जो आप और दूसरे सेक्शन में, या फिर आप दूसरा जो सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिनका कोई आपको शॉर्टकट नहीं पता, जो आपने पहली बार देखा, वो सवाल भी आप बना पाओगे क्योंकि आपके पास उतना टाइम बचेगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें आप एक बार समझ में नहीं आती तो 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार भी आप देख सकें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी ही चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।